क्या तुमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नाम सुना है? डोंट वरी, मैं तुम्हें आज कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नहीं देने वाली, बस मैं ऐसे ही मैं तुमसे पूछ रही थी बिकॉज आज की क्लास जो है हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो आज के टाइम में तुम्हें पता है ना, जो कि हर जगह जो लोग डिजिटली सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो लोग ऐसे फील्ड में, ये ऐसे जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइक अच्छे अच्छे थंबनेल्स बनाना, देन आफ्टर लोगो डिज़ाइन करना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ना ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत अच्छा खासा रोल होता है अगर किसी कंपनी की जो ब्रांडिंग करनी होती है ना, इसलिए। तो आज हमारी जो क्लास जो होने वाली है ओवरऑल उसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ होने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारी होने वाली है मैथ्स की क्लास। अगर तुम क्लास 9 सीबीएसई के स्टूडेंट हो देन यू वेल नो कि तुम्हारी जो है मैथ्स की सिलेबस जो है वो चेंज हो चुकी है। जो तुम कल तक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह तुमको दे दिया जाता था और जैसे तैसे तुम मतलब कर लेते थे, अब वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब के टाइम में तुम्हें क्या करना है भाई साहब, तुम्हारी जो गणित मंजरी जो आई हुई है, आई होप कि तुमने वो बुक ज़रूर से देखी होगी और उसको देखने के बाद तुम्हारा दिमाग भी घूमा होगा। तो अगर अभी भी तुम इस सोच में हो कि भाई मैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना उसकी कोई पुरानी 3 साल 4 साल पुरानी जो वीडियो है वो मैं देख के काम चला लूँगा या चला लूँगी, तो भाई साहब तुम बहुत रॉन्ग हो। बिकॉज कि अब तुम्हारा सिलेबस हो चुका है कम्प्लीटली चेंज और तुम्हारे जो बुक के जो कंटेंट है वह भी कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। तो भाई साहब पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका भी तो बदलना होगा ना। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी। सवाल ये है कि सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि तुम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो, जो कि तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आखिर ये है क्या? ओके तो इसको चलो एक सिनेरियो से समझते हैं कि जैसे मान लो हम लोग अक्सर कभी किसी फ्रेंड से फर्स्ट टाइम जब बात कर रहे होते हैं उसके घर के बारे में, तो हम उससे पूछते हैं कि बता भाई तेरा घर कहाँ है। और सपोज करो कि तुम्हारा दोस्त जो है वो बताता है कि उसका घर जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। अब सिर्फ उसके ये कह देने से कि मेरा घर लखनऊ में है, भाई तुम उसके घर तो नहीं पहुँच जाओगे, है ना। मतलब भाई साहब कहाँ लखनऊ कोई ऐसा तो नहीं ना कि कोई एक स्ट्रीट का नाम है कि भाई तुम वहीं पे डायरेक्ट चले गए। नहीं, लखनऊ एक अच्छा खासा बड़ा शहर है। उस शहर में कितने सारे मकान, कितनी सारी गलियां, कितनी सारी सड़कें वगैरह वगैरह हैं। तो भाई एग्जैक्टली किस जगह पे तुमको पहुंचना है, अगर उस बंदे के घर तुम्हें जाना होगा तो तुम कैसे जाओगे, उसको क्या करना पड़ेगा। इसी के लिए वो क्या बंदा क्या करेगा, तुम्हें जो है एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। और इस लोकेशन का यूज़ तुम देखते होगे कि हम लोग जो है कई जगह पे अनजाने जगह पे जाते हैं तो हम लोग गूगल मैप्स वगैरह इन सब का यूज़ करते हैं ताकि हमें नेविगेशन में मदद मिल सके। हमारे यहाँ जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले जो होते हैं या फिर जो भी हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, तो वो बंदे जो आते हैं डिलीवरी पर्सन, वह भी क्या करते हैं इसी नेविगेशन ऐप का यूज़ करके और वो हमारी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो इन सभी जगह में तुम्हें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होती है ना, दैट आर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, मुझे मालूम है कि तुम में से ऐसे कई बच्चे होंगे ना जो शायद तुम्हें ये बात पता भी नहीं होगी। हो सकता है तुम्हारे स्कूल में अदर जगह पे जो है ये चैप्टर पढ़ा भी दिया गया होगा और तुम नो डाउट ठीक ठाक क्वेश्चन तुम लगा भी रहे होगे, लेकिन जब बात आती है असलियत में, लाइक रियल लाइफ में, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ क्या होता है ना कि बच्चे बोलते हैं यार ये चैप्टर तो पढ़ाया तो गया है लेकिन इसका क्या ही यूज़ है। मतलब तुम ना उसको क्या करते हो, बहुत ही लाइट वे में ले लेते हो, ठीक है, बहुत लाइट वे में लेते हो, लेट कर बोलते ठीक है यार बस चल रहा है चलने दे। नहीं, अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब जो तुम्हारे बुक्स में जो कंटेंट है क्योंकि चेंज हो चुका है, तो एग्जाम में जाहिर सी बात है जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पहले जैसा नहीं पूछा जाएगा, सिनारियो बेस्ड पूछा जाएगा, चीज़ें बदल के पूछी जाएंगी, ठीक है। तो अगर तुम ये सोच के जाओगे कि नहीं 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 हमारे टीचर ने तो ऐसे पढ़ाया तो मेरे को भी ना ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, अरे भाई तुम्हारे टीचर चिंदी चोरी कर रहे हैं इसका मतलब क्या भाई, दुनिया तो नहीं करेगी ना। समझ में आ रही है बात? तो चलो फटाफट से जो है इसको समझते हैं कि देखो अगर तुम्हारा दोस्त जो है वो ये बताता है कि तुम क्या करना, 3 स्ट्रीट, ठीक है, 3 स्ट्रीट 3 गली तुमको क्या करना है, कैसे जाना है, ईस्ट जाना है एंड देन दो स्ट्रीट तुम्हें नॉर्थ जाना है। वो तुम्हें किसी खास जगह का लोकेशन बताता है। सपोज करो वो बोलता है कि देखो लखनऊ में जो फेमस जो घंटा घर है तुम वहाँ पे तुम पहुँच जाना, ठीक है। मत एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, कि वो कहता है कि लखनऊ में लखनऊ स्टेशन से जब तुम आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस घंटाघर है। उस घंटाघर से तुम क्या करना कि वहाँ से ना एक गली जाएगी, ठीक है, तो एक रोड जा रही होगी, उस रोड से तुम क्या करना ईस्ट की साइड
3 गली आगे जाना। तो देखो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम डायरेक्शन पढ़ते हैं, छोटे में हम लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा हुआ है कि ये हमारी लाइन है, ठीक है, और ये जो हमारी राइट साइड जो है ये हमारी क्या हो जाती है, ये ईस्ट हो जाती है, लेफ्ट साइड हमारा वेस्ट हो जाता है, वहीं अप साइड नॉर्थ और डाउन साइड साउथ हो जाता है, ठीक है। चलो तो अब जो है इस मैप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये डायरेक्शन मैप है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि ये देखो ये हमारी लोकेशन है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, ईस्ट जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो पहली गली, दूसरी गली और तीसरी गली, ठीक है। तीसरी गली के बाद जो है, तीसरी गली के देखो 1 1 2 3, ये 1 2 3, ये 3 गली है, 1 मिनट इसको हटने दो, 1 2 और ये 3 गली के बाद ये जो दिख रहा है ये वाला, ये गली, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, इसका बंदे का घर दिख रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि 2 गली के बाद, यानी पहले तुम ईस्ट जाओगे 3 गली, फिर 2 गली आगे नॉर्थ की तरफ तुमको बढ़ना है, देन आफ्टर तुम मेरे घर पे पहुंच जाओगे। तो ये उसने क्या बताया, एक एग्जैक्ट लोकेशन बताया, तुम्हें उसने पॉइंट बताया, तुम्हें उसने क्या करा, एक नंबर बताया जिसकी मदद से तुम इस एग्जैक्ट लोकेशन पे क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग ना रियल लाइफ में भी क्या करते हैं, तुम देखते होगे कि हमारे जो पापा लोग होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं ना, लोकेशन जब अंकल लोग को बताना होता है तो बोलते हैं अरे भाई साहब वो जो देखिएगा हमारे वो जो एक किसी पर्टिकुलर तुम्हारे यहाँ का जो फेमस जो जगह होगी ना, वहाँ का नाम ले लेंगे, बोलेंगे वो जो जगह है ना वहाँ पे आप पहुँच जाइए, और वहाँ पे पहुँच करके उसके बाद ना आप ना ये जो वहीं पे एक कोई पान वाला होगा, वो उसका भी नाम बता देंगे, ठीक है। पान वाले से आप पूछ लीजिएगा कि इस बंदे का घर कहाँ है, और वहाँ से आप आ जाइएगा। नहीं तो सीधे बोलेंगे कि पान वाले के पास पहुँचिएगा, उसके सीधे लेफ्ट साइड में मंदिर होगी, मंदिर के बगल में पीपल का पेड़ होगा, पीपल के पेड़ के बगल में भूतनी होगी, मतलब वट एवर लाइक दैट, कि वहाँ से फिर सीधे रास्ता होगा और आप पहुँच जाओगे। तो देखे होगे अपने रियल लाइफ में कि लोग जो है ना ऐसी ही बातों का यूज़ करते हैं। इससे एग्जैक्ट लोकेशन जो है, जब तक तुम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दोगे, सामने वाला कोई भी इंसान जो है उस जगह पे नहीं पहुंच सकता है। जैसे हमें भी अगर मान लो, हमें भी जैसे सिंपल सी बात है, जैसे हमारे यहाँ बनारस की गलियों को तो भाई छोड़ ही दो भाई, क्या ही बात, ठीक है। बनारस की गली में खैर अच्छे खासे लोग गुम हो जाए। अगर मुझे भी अगर यहाँ पे बताना हो तो कैसे बताऊंगी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई फेमस जगह का नाम ले लेती हूँ। मान लो अगर मेरे से कोई पूछता है कि भाई साहब दशाश्वमेध घाट कहाँ है, तो मैं क्या बोलूँगी, आप पहले गदौलिया चौराहा चले आना। गदौलिया चौराहा जब आप आओगे तो वहाँ पे एक रोड जो है वो आपकी किधर साइड जाएगी, आपके बाबा विश्वनाथ की साइड जाएगी, और उसके बाद उसके ठीक 90 डिग्री पे जो रोड होगा ना, 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे जो रोड होगा वो रोड आपको दशाश्वमेध जो है वो लेके जाएगा। तो लाइक इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जो है अपने बातों को बताते हैं, ऐसे कोई लोकेशन जो है पर्टिकुलरली हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर से किसी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं कि जो आइडिया है ना, दिस आइडिया ऑफ लोकेटिंग पोजीशंस एग्जैक्टली यूजिंग नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम लोग नंबर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ में अगर बात करें तो हम लोग कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यूज कर रहे हैं। पहला तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, ग्राफिक डिजाइनिंग में। जी हाँ, मुझे पता है आप में से कई ऐसे बच्चे हो, खासकर जो लड़के हैं, लड़कों को तो मुझे पता है कि वो लोग ना अभी से जो है बहुत ऐसे बच्चे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है डिजिटल जो वर्क होती है उसमें आप इंटरेस्ट लेते हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें एक स्किल होती है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, लाइक कई लोग जो है इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो बनाना और भी कई सारे डिज़ाइंस वगैरह, जैसे आप कार्टून वगैरह देखते हो उसमें भी जो फिगर्स जो बनते हैं, जो कैरेक्टर्स बनते हैं, वह भी आपकी उसमें आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अच्छी खासी जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं रियल लाइफ एग्जांपल, जिसमें कि अगर देखो गूगल मैप में जब नेविगेशंस की बात आती है तो आपको बताता है ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर उसके बाद बताएगा ये 2 गली आगे 3 गली पीछे, तो वट एवर लाइक दैट, ये जो है एग्जैक्ट लोकेशन जो है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो यूज़ करता है। जैसे अगर लखनऊ इंडिया की बात करें तो ये इसने देखो नॉर्थ ईस्ट, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है इसने दोनों ही बताने की कोशिश करी है। इवन दो हम लोग जो चेस बोर्ड खेलते हैं, मतलब चेस जो खेलते हैं, तो चेस बोर्ड पे हम लोग देखते हैं कि जो लोकेशन होती है जैसे A1 B2, ये सब जो लोकेशन है ना, ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं हम एग्जैक्ट लोकेशन बताने किसकी गोटी कहाँ पे है। तो तुमने बोल दिया कि ये वाली गोटी मेरी A1 पे है, ये वाली गोटी B2 पे है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी गोटी की एग्जैक्ट पोजिशन बता रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं, जैसे कि हम लोग कई बार थिएटर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे सीट नंबर होता है, तो सामने वाले जो टिकट वाले जो अंकल होते हैं, मतलब जो अंदर चेकआउट करते हैं, वो क्या बोलते हैं, भैया आगे से जो है ना, आगे से दो रो जो है वो छोड़ करके तीसरा वाला जो है उस पर 5वें नंबर की जो सीट है वो आपकी है। तो ऐसे देखोगे कि वो भी क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट किया करते हैं। तो जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल, जैसे है सीट एट रो C कॉलम ये 5,
ठीक है। तो ये जो है एग्जैक्टली ये क्या करा, इसने पोजीशन बताया कि आपकी सीट कहाँ पे है, ठीक है। नहीं तो अंधेरे, वहाँ पे अंधेरा रहता है भाई, तो वहाँ पे आप कहाँ ढूंढोगे, उतनी सारी सीट होती है, जगह जगह पे आपको इतने सारे लोग होंगे, डिफिकल्टीज होगी ना। इसीलिए जो टिकट चेकिंग करने वाले जो अंकल होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक इंसान को डायरेक्ट करते रहते हैं कि आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, ठीक है। चलिए मोबाइल जीपीएस की बात करें तो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे आपको जो है आपका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, आपकी मोबाइल कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ग्राफ पेपर जो है, जो हम लोग एज ऑलवेज हम लोग जो मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें भी हम लोग देखते हो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, इसकी वैल्यूज़ वगैरह हम लोग पुट आउट करते हैं। तो ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एग्जाम्पल है। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब सवाल ये होता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है भाई, क्यों पढ़ना है, क्यों अपना माथा खराब करना है इसमें। तो इसलिए बिकॉज अगर रियल लाइफ में जैसे आप देखोगे, आज आप सोच रहे होगे कि भाई हमें क्या ही फायदा, लेकिन सोचो ना, तुम में से ही कई बच्चा आगे चल के जो है, हो सकता है कि अभी के टाइम में हम लोग जो है गूगल मैप्स पे, जैसे कि हम लोग नेविगेशन के लिए, बेटर लोकेशन के लिए, खैर गूगल मैप का भी मैं क्या ही बोलूँ, कई बार तो वो समझ लो खाई में ही कूदवा दे भाई साहब, आपको नदी नाले में कूदवा दे। तो खैर आप में से ही कोई इंसान आगे चल के हो सकता है ना कि गूगल मैप से भी तगड़ा कोई जो है वो कोई ऐप बना दे, जिससे कि हमारे इंडिया के अलग अलग जो स्ट्रीट है, जो हमारी गलियां हैं, उन सब का सही एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल सके। तो वहाँ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। आप में से कई बच्चे जो आगे चल के ये मन बना के रखे हो कि हमें जो है ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, हमें चीज़ें जो है एनिमेशन हमें डिज़ाइन करनी है, कैरेक्टर्स डिज़ाइन करने हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मदद मिलेगी। ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने में, किस चीज़ का ग्राफ, जैसे मान लो कि आप ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर बना रहे हो, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, आप जो है सपोज करो कि आप बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हो, तो ये सारी जो चीज़ें उनके डिजाइनिंग्स वगैरह करने में जो है उनका एक मजबूत, जो बोलते हैं ना कि एकदम सॉलिड फाउंडेशन बनाने में जो है ये आपकी मदद करने वाली है। मैप बनाने में, अरे भाई साहब हम लोग जो है मैप वगैरह जो डिज़ाइन करते हैं उसमें भी और तो और ज्योमेट्री को ईजिली स्टडी करने में भी आपकी मदद किया करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देख ले। अब हो सकता है आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे, हैं ये इंट्रोडक्शन नहीं था क्या? नहीं, ये इंट्रोडक्शन नहीं था, ये बस आपको बस क्या किया मैंने, बस आपको इसका ना छोटा सा, एकदम छोटा सा परिचय करवाया है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, ये देखो, ये इनसे मिलो, बस वही वाला। असली इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स क्यों बोल रहे हैं बच्चे, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको भी मालूम होगा, जैसे समझिएगा, आप अभी क्लास 9 में आ चुके हो, तो क्लास 9 में आपने साइंस की बुक होगी, तो साइंस की बुक में आपके टीचर जो है बोलते होंगे ये देखो ये फिजिक्स का पार्ट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ये बायो का पार्ट है। ऑल ओवर साइंस एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, लेकिन इसी के अंदर जब आप स्पेसिफिक फील्ड में जब आप चीज़ों को स्टडी करते हो तो आप उसको अलग अलग नाम देते हो, है ना। बिल्कुल वैसे ही बच्चे मैथमेटिक्स भी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और इसमें आने वाले छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है, मतलब खैर छोटा तो कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कि कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जिनको कि हम उनका ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि, और याद रखना हर एक ब्रांच का एक अपना ही अलग यूज है, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो कि हमें हेल्प करता है एग्जैक्ट पोजीशन और पॉइंट्स को, ये आपके पॉइंट्स को फाइंड आउट करने में। जैसे मान लो कि अभी जस्ट हमने एग्जांपल लिया ना कि कोई बंदा कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन हमें कैसे फाइंड आउट होगी, तो वो इसी की मदद से हम लोग करते हैं। ये कनेक्ट करता है ज्योमेट्री, जैसे कि शेप्स, लाइंस, फिगर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना, जब आप ना पॉइंट्स को, जब आप जो बेसिकली हम इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इनको आप आपस में मिलाओगे ना तो एक बहुत अच्छा शेप जो है वो लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कई सारे आपको टास्क भी देने वाली हूँ। अच्छा, हो सकता है आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये जो नोट्स जो बनाया है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ नोट्स, ठीक है। ये देखो, ये इतने सारे कलरफुल नोट्स जो है मैंने आपके लिए बनाया है, और तो और कलरफुल नोट्स के साथ साथ ना आपके बुक में जो क्वेश्चन है ना उसका भी सॉल्यूशन देखो मैं करके लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलने वाली है। आप में से हो सकता है जो बच्चे के मन में होगा कि मैं ये नोट्स कैसे एक्सेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ बच्चे कि ये जो है आपको मिलेगा, ये नोट्स जो है जब आप हमारे कोर्स में, हमारी जो सीबीएसई क्लास 9th की मैथमेटिक्स की जो कोर्स है इसमें अगर आप इनरोलमेंट ले लेते हो, देन आफ्टर आप इस नोट्स को अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट्स, आपको जो है कॉन्सेप्ट तो भाई आपको पढ़ाया ही जाएगा, सिखाया ही जाएगा, उसके साथ साथ आपको मिलेंगे होमवर्क। उस होमवर्क की कॉपीज़ जो है मैं चेक करूँगी, और आपको जब भी कोई डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझसे पूछोगे। यहाँ पे और कोई बंदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी एक्सेस मिलती है जहाँ पे आप डायरेक्टली आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मुझसे जुड़ते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग
यहाँ पे क्योंकि मैं बोल दूँ कि हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो जो कि घंटे 1.5 घंटे की जो वीडियो होगी उसमें ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर करेंगे। ऑल्दो हम लोग जो रेगुलर क्लास है वहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के और भी अच्छे तरीके से और डीपली इसको मैं डील करती हूँ, ठीक है, आपको समझाती हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम लोग कहाँ पे हैं अभी, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि हमें क्या क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे शेप्स देखने को मिलेगा, लाइंस देखने को मिलेंगी, फिगर्स देखने को मिलेंगे और तो और कई अलजेब्राज, नंबर्स यानी इक्वेशंस भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब सवाल आता है कि इस सिस्टम में क्या यूज़ होता है। तो इस सिस्टम में बेटा परपेंडिकुलर लाइंस यूज़ होती है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, तो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब अगर बोले कि अगर मान लो ये एक लाइन है, तो ये लाइन और एक लाइन, दो लाइन जो एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल्स पे रहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यूज़ होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, जिसे हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक रहेगा तो एक्सिस बोलेंगे और क्योंकि एक से ज़्यादा है तो हम इसको एक्सेस बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमें सवाल फिर से आया कि भाई क्यों ज़रूरत पड़ी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो सपोज करो कि कोई तुमसे पूछता है जैसे कि क्लासरूम कहाँ है, तो आप डायरेक्टली आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि स्कूल में, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, आपका स्कूल ऐसा तो नहीं है ना कि आपका स्कूल बस 1 रूम या 2 रूम का होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी स्कूल की अच्छी खासी बिल्डिंग होगी, उसमें कई सारे विंग्स होंगे, कई सारे क्लासेस होंगी। तो जाहिर सी बात है कोई बंदा अगर आपसे पूछेगा तो आपको उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताना होगा और ये एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपको यूज़ करना होगा नंबर, ठीक है। जैसे आज भी हम लोग जो है जब हम अपना एड्रेस डालते हैं कहीं पे भी, जैसे मान लो हम लोग को डिलीवरी अगर मंगानी होती है तो उसके लिए जब हम एड्रेस डालते हैं तो अपना हाउस नंबर, गली नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं। इस नंबर के डालने के पीछे रीज़न ये होता है ना कि ये नंबर यूनिक है ना, आप उस जगह के साथ साथ आप वो नंबर डाल रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मुझे ही अगर मान लो डालना पड़े न कोई नंबर, तो हम जैसे अब या फिर तुम्हारा बात कर लेते हैं। जैसे तुम बोलते हो कि मैं लखनऊ में रह रहा हूँ और लखनऊ में गली नंबर 420 में रह रहा हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लखनऊ की गली नंबर 420, हो सकता है ऐसा गली नंबर 420 मान लो बेंगलोर में भी हो, तो भाई कोई बेंगलोर नहीं ना पहुंचेगा। तुम वहाँ पे पिन कोड वगैरह डाल रहे हो, तुम सिटी का नाम लिख रहे हो और फिर वो गली का नाम लिख रहे हो, ये बहुत मदद करेगी उन लोगों को जो भाई डिलीवरी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करेगा, हेल्प करेगा। और यहाँ पे याद रखेंगे कि हम जो यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइन, ये देखो एक मिनट, ये जो हम परपेंडिकुलर लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, इनसे जो एक्सेस बन रही है, ठीक है, ये जो प्लेन है, ये बेसिकली एक प्लेन जो है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन बोल रहे हैं, जहां पे एक तो हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। जहां पे इधर साइड जो हम लिखेंगे वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एबस्कीसा होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगी वो क्या होगा, हमारा ऑर्डिनेट होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे। याद रखेंगे कोऑर्डिनेट जो होगी हमेशा से, बच्चों को कई बार दिक्कत होती है, उनको समझ में नहीं आता। भाई ABCD पढ़ा है ना, ABCD में क्या पढ़ते हो, एक्स आता है देन आफ्टर वाई आता है ना। तो याद रखना कि जब भी कभी तुमको 2 नंबर लिखा है, जैसे मान लो 5 लिखा है और ये 3 लिखा है, ठीक है, तो याद रखना कि जो फर्स्ट नंबर है ना, ये क्या है, ये एक्स की वैल्यू है, जो सेकंड नंबर है वो वाई की वैल्यू है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि आपकी बुक में, इस बार की बुक में जो है अच्छा खासा दिया हुआ है, ठीक है। मुझे पता है कई लोग ऐसे हैं जो कि इन बातों को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझते, बट बीइंग अ इंडियन हमें इन बातों को लेकर के प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन जो रहे उनको हमारी जो CBSE जो है उसने रिकॉग्निशन दिया है और आपको बताया है कि देखो बच्चे, आज आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ये आइडिया एक्चुअल में हमारी एंशिएंट इंडिया से ली गई है। मतलब हम इसका आइडिया जो है ना वो एंशिएंट इंडिया में ही डेवलप हुआ है। इसकी शुरुआत जो है वो हम इंडियन से ही हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन में जिसमें ये बौधायन हो गए, देन आफ्टर आर्यभट्ट हो गए, आलिया भट्ट नहीं ब्रो, फिर इसके बाद ब्रह्मगुप्ता हो गए। ये देखो, ये हमारे आर्यभट्ट अंकल जो कि क्या कहते हैं, कैलकुलेट किया इन्होंने पाई की वैल्यू। जी हाँ, आज जो आप ये जब सर्कल पढ़ते हो तो वहाँ पाई की वैल्यू पढ़ते हो ना, पाई आपने कई जगह आपने नाम भी सुना होगा। तो ये पाई की वैल्यू जो है ना वो इन्हीं अंकल ने जो है वो क्या करी थी, कैलकुलेट करी थी। और तो और हमारी धरती जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, यह बात भी इन्हीं ने ही बताई थी, इन्होंने ही। उसके बाद ये काम याद रखना, ये काम इन्होंने जो है 5th सेंचुरीज में ही कर ली थी। 5th सेंचुरीज बोले तो ईसा मसीह के जन्म के जो तुम्हारे 500वें साल जो होते हैं ना, तभी मतलब उसके बाद मतलब हाँ 500वें साल,
ठीक है। आज हम लोग ईसा मसीह के जन्म के, अगर आज के समय में ईसा मसीह अगर जिंदा होते तो भाई साहब 2026 साल के होते, ठीक है। तो उस समय भाई साहब जो हमारे ये अंकल जो थे उन्होंने ये बात दुनिया को बता दी थी। वो बात अलग है कि हम लोग उतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं देते, भाई हमें खुद ही नहीं पता होता। चलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ बौधायन की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या करा था, तो इन्होंने सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पे रिसर्च करी थी एंड ट्रायंगल पे डिस्कवर करा था इन्होंने, और बताया कि पाई जो होती है वो कुछ डिग्री का प्रिसीजन, मतलब पाई को एज अ डिग्री के रूप में इन्होंने प्रिसाइज करा था। मतलब पाई का जो बेसिकली ओरिजिनेशन जो है इन्होंने बताया। आर्यभट्ट ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी सिंपल भाषा में। और अगर आज की बात करें, जो हम आज के टाइम में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं ना, कि अगर जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें बेस है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अगर फाइंड आउट करना हो तो हम अंडर रूट क्या करेंगे, बेस प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे, देन आफ्टर निकल जाएगा। तो ये बात जो है ना, ये बौधायन अंकल ने ही बोली थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, ही जस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 डेसिमल प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी। जो आपकी जो 2 यहाँ पे क्या कहा गया, √2 जो है, √2 की जो वैल्यू है इसको एक्यूरेट बताने के लिए, एक्यूरेट बताने के लिए इन्होंने ही 5 डेसिमल आगे जाकर के इन्होंने वैल्यू को चेक करा था, तब जाकर के आज हमारे पास √2 की वैल्यू है। हो सकता है तुम्हारे नज़रों में √2 की कोई वैल्यू ना हो, बट जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ के लोग जो कि अलग अलग क्रिएशन में हैं, उनके लिए ये √2 बहुत वैल्यू देता है। मतलब कि हर एक नंबर्स जो है वो जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, जैसे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं या फिर इंजीनियर्स वगैरह हैं, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा ये वैल्यूएबल है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। ये ब्रह्मगुप्त हुए। ब्रह्मगुप्त जो हैं जिन्होंने क्या करा था, कुछ देख लेते हैं हम लोग। इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था, ठीक है। ये क्या थे, ही वॉज द हेड ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन, ठीक है। और तो और इन्होंने जो है बुक्स वगैरह लिखी थी। उसके बाद जो है इसमें बोला जाए तो हिज वर्क वॉज इंस्पायर्ड मेनी इस्लामिक मैथमेटिशियन। फेमस रहे किसके लिए, तो मैथमेटिशियन भास्कराचार्य यूज ब्रह्मगुप्त आइडियाज फाउंडेशन ऑफ हिज ओन बुक सिद्धांत शिरोमणि। मतलब इनका भी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन है, नो डाउट भाई साहब। ये बंदा भी जो है वो कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। विदाउट कोऑर्डिनेट, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट ना हो तो क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेट ना रहे हमें उससे क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर कोऑर्डिनेट ना रहे तो हम लोग एग्जैक्टली प्लेस, जो एक्यूरेट प्लेस को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मैप्स जो है वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज के समय में तुम देखते हो कि लोग जो है एआई का यूज़ करके तरह तरह के इमेजेस जो है बनाते हैं ना भाई। इंस्टाग्राम पे मुझे पता है तुम लोग भी जो है प्रॉम्प्ट अच्छा खासा वहाँ से देख देख के तुम लोग भी यूज़ करते हो और अपने अच्छे खासे फोटोज़ जो है वो क्रिएट करते हो ना। तो भाई एआई को ट्रेन कैसे किया गया, एआई को ट्रेनिंग देने के लिए इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया गया है, तभी तो भाई साहब वो इतना एक्यूरेट पिक्चर बना लेता है। अब हो सकता है तुम बोलोगे कहाँ एक्यूरेट बनाता है, मेरा तो कई बार फोटो भी चेंज कर देता है। अरे भाई बिल्कुल चेंज करता है, उसमें भाई जाहिर सी बात है उसको सीखने में भी टाइम लगेगा, बहुत चीज़ें सीखने में टाइम लगेगी। भाई नेचर की क्रिएशन को आप हूबहू उतार रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ तो टाइम लगेगा, बट नो डाउट बहुत हद तक देखा जाए ना तो एआई अच्छा खासा इमेज क्रिएशन का काम कर रहा है, तो उसको भी इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जरिए ही ट्रेन किया गया है, ठीक है। जीपीएस सिस्टम जो है वो भी वर्क नहीं करेंगे, और ऑल ओवर देखा जाए तो हमारा बाकी का जो सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा, मतलब वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है, एक फ्लैट सर्फेस होती है जो कि बनती है एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन से, ठीक है। ये देखो यही है हमारी कार्टेशियन प्लेन, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट द 90 डिग्री, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सोचो, अब बाकी की चीज़ें छोड़ो, तुम खुद ना अभी जो है वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हो, वीडियो जो आप अगर भाई पीसी पे देख रहे हो अच्छी बात है, टैब में देख रहे हो उसको स्टैंड लगा लो, मोबाइल देख रहे हो उसको भी स्टैंड कर लो, और उसके बाद जो है खड़े हो जाओ, ठीक है। खड़े होकर के ऐसे जो है अपनी हाथों को और ये फैला लो और ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है। उसके बाद अब सपोज करो कि जो तुम्हारा ये होगा ना, जो तुम ये देखो ये खड़ा है बंदा, ठीक है, तो ये हिस्सा देखो, ये हाथ ऐसे फैला हुआ है, दिख रहा है, ऐसे हाथ ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ना बच्चे, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, एक्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, लेकिन हम इसको नाम देते हैं। याद रखना हमारे हाथें जो हैं, हमारे पास हाथें जो हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट है ना। तो ये इसका ठीक, ये जो है ये इसका ठीक उल्टा है। ये हाथ राइट हाथ का ठीक उल्टा कौन है, ये लेफ्ट हाथ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग दिखाने के लिए देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, एक्स डैश
है तो हाथी लेकिन क्या है, उल्टा हाथ है ना, है तो क्या है, हाथी लेकिन उल्टा हाथ है, तो ये x डैश। उसी तरीके से हेड वाला हिस्सा y और ये y डैश हो गया। अब याद रखना, क्या याद रखना, ऐसे ये राइट हैंड से हम लोग सही तरीके से काम करते हैं, सारी चीज़ें सही से करते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड से उल्टे काम, ठीक है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन। हेड जो है अच्छी चीज़ें सोचने के लिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये इस तरीके से जो रहा तो हमारा राइट हैंड साइड जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, अप साइड पॉजिटिव एंड डाउन साइड नेगेटिव। बस इतना याद रखना है। और याद रखो कि ये जो पोजिशन है, जो वर्टिकल लाइन है, दैट इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो कि एक्स एक्सिस, और वर्टिकल पोजीशन जो है दैट इज द वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और ऑरिजिन देख लेते हैं। ऑरिजिन वो जहां पे क्या होते हैं, दोनों ही लाइन यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जिस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे, वही क्या है, वहां यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ पे इस जगह पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे ये जो है याद रखेंगे, ये कोऑर्डिनेट जो है ये क्या बता रहा है कि ये ऑरिजिन कोऑर्डिनेट, जहां पे x और y दोनों की वैल्यू क्या है बच्चे, 0 है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमसे ये पूछा गया कि आखिर ऑरिजिन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ऑरिजिन बच्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई साहब मेजरिंग तो हम लोग करें लेकिन ऑरिजिनेशन शुरुआत कहां से करनी है भाई, ये तो बताओ। जैसे स्टार्टिंग में जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने बोला कि भाई एड्रेस बताने के लिए, तो मैंने ऑरिजिनेशन कहाँ से लिया था, मैंने ऑरिजिन माना था कि लखनऊ स्टेशन के ठीक सामने जो घंटाघर है वहाँ की जो गली है वहाँ से 3 गली ईस्ट जानी है एंड देन आफ्टर 2 गली नॉर्थ जानी है ना। तो मैंने वहाँ पे ऑरिजिन पॉइंट किसको माना था, दिल्ली का जो फेमस घंटाघर है उसको मैंने माना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी जब कार्टेशियन प्लेन जब आप बनाते हो तो वहाँ पे जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे मिल रहे हैं उसी पोजीशन को आप ऑरिजिन मानते हो, ठीक है। अच्छा याद रखेंगे कि यहाँ पे ऑरिजिन क्या होती है, सेंटर होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ऑल डिस्टेंस जो है वो मेजर करेंगे ऑरिजिन से ही, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, याद रखेंगे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लिखते हैं पॉइंट्स के रूप में एक्स एंड वाई, जहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है एंड सेकेंड नंबर वाई कोऑर्डिनेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान रखनी है, पहले आपको हॉरिजॉन्टली जानी है देन आपको वर्टिकली जानी है, मतलब कि पहले एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है हमारा क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी चीज, ये देखो ध्यान से सुनना, यहां पे देखो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये जो रहा, ये एरिया जो रहा, इधर सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगी, मतलब 2 पॉजिटिव लोग जब आपस में मिलेंगे तो उनके आसपास सारी चीजें जो है पॉजिटिव ही रहेगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा अब यहां देखो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, मैंने क्या कहा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, भाई साहब देख रहे हो दोनों ही, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इस एरिया में देखो ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, और इस एरिया में क्या हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये एरिया क्या है, पहले एक्स एक्सिस को देख लेंगे, एक्स एक्सिस क्या है हमारा पॉजिटिव और वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव, ठीक है। और इस एरिया सॉरी दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा ना, और इसमें x क्या है नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा आपका नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, ठीक है। और इसमें हो जाएगा x जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव एंड y हो जाएगा नेगेटिव। तो याद रखेंगे जब भी क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी जो है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, तो आपको क्या करना है, आपको उल्टा चलना है, आपको कैसे चलना है, ऐसे चलना है, ठीक है। तो ये क्योंकि रहा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा रहा, ये हमारा जो है ये हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना, मेजर करना। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो यही चीज़ जो अभी मैंने बताया ना, यही वो साइन है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यही वाली चीज़। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं और यहाँ पे चीज़ों को करते हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखना ये वाली चीज़। देखो पहला जो है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि जब भी तुम्हें कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ मिले तुम क्या करोगे, मान लेना कि पहला जो नंबर है वो x की वैल्यू है, दूसरा नंबर y की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पॉइंट आउट करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, ये देखो
हम कोई कलर चूज़ कर लेते हैं। बढ़िया। चलिए अब देखो 3 और 5। 3 देखो, अब क्योंकि 3 बोला है तो हमें स्टार्टिंग का रूल हमें याद रखना है। कैसे जाना है हमें, पहले वर्टिकली नहीं, पहले हमें हॉरिजॉन्टली जाना है। हॉरिजॉन्टली बोले तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग जानी है, ठीक है। तो देखो 1 2 3, 3 यहाँ पे हम पहुँच गए, इस जगह पे पहुँच गए। ये देखो हम यहाँ पे इस जगह पे पहुँच गए 3। अच्छा, अब उसके बाद क्या है 5। क्या कहा गया 5। तो चलो इस लाइन को ना थोड़ा हम क्या करेंगे ना, बढ़ा देंगे। इस लाइन को हम थोड़ा बढ़ा देंगे। देखो मान के चलते हैं इस लाइन को थोड़ा हम ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 5। मान लो ये 4 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया। अब 3 और 5 जो है, तो 3 हमारा यहाँ और 5 हमारा यहाँ, यानी ये वाली पॉइंट देखो हमने क्या किया, यहाँ से 3 और इधर साइड से 5, तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मिली वही जगह हमारा क्या हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई। अच्छा अब देखते हैं -4 और 2। -4 बोले तो x के साइड, ये रहा -4 और 2 बोले तो पॉजिटिव है ना, तो ये लाइन यहाँ यहाँ इस जगह पे, ये देखो ये है ना, ये देखो ये वाली हो गई। अच्छा आगे बढ़ेंगे 5 -3, तो 5 देखो 5 हमारा x वाले में जाएगा, है ना, ये x वाले में 5 और 3 -3 ना, -3 यहाँ एक मिनट इस जगह पे आ जाएंगे, इस जगह पे ये जगह जो है 5 -3। तो देख रहे हो हर एक पॉइंट क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। एक देखो, एक जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, एक सेकंड क्वाड्रेंट में आया और एक थर्ड क्वाड्रेंट में आया। तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स की जो अलग अलग वैल्यू, जो आपने नंबर की अलग अलग वैल्यू रखी, इसी के बेसिस पे हम देख पा रहे हैं कि हर एक नंबर क्या है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ये ज़रूरी है कि सारे नंबर जो है अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में ही होने चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कोऑर्डिनेट में बहुत सारे नंबर हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए ये तो फिलहाल हमने एग्जाम्पल देखे ना कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, और ये हमारे क्वाड्रेंट रहे, ठीक है। चलो यहीं पे चीज़ें मैं एक बार बता देती हूँ कि ये जो है हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा 3 और 5 रहा, क्या रहा 3 और 5, ठीक है। पहले हमने x की वैल्यू लिखी, देन आफ्टर हमने y की वैल्यू लिखी। अब देखो यहाँ पे -4 और 2, तो -4 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये पोजीशन ये क्या है -4 और 2, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं ये वाला 5 -3, तो 5 हमारा ये रहा और -3 ये रहा, तो ये लो ये हमारा 5 -3, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो, तुम ये देख सकते हो कि सारे के सारे जो हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ, ये देखो ये देखो यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, इसको इस पे जोड़ दिया, नहीं इसको अच्छे से जोड़ेंगे ना, ठीक है, मतलब नहीं भाई अच्छे से इसको करना है ना, एक मिनट, रुको, ठीक है ठीक है, देखो इन तीनों को जोड़ दिया, देखो क्या बना, एक शेप बना, एक ट्रायंगल का शेप बना। बिल्कुल यही चीज़ जो है हम लोग आगे जो है वो देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। वैसे मैं यहीं पे भी बताते चलती हूँ, तुम्हें और ज़्यादा समझने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आगे देखेंगे। अब ये देखो एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना होगा, तो इस एग्जाम्पल में हमें चीज़ें देखनी होगी, वो ये कि देखो ये -8.6 है ना, तो -8.6 देखा जाए तो कहाँ पर होगा, देखो ज़रा जल्दी से देख के बताओ। ये रही -8 और ये रही 6, अगर देखा जाए तो 6 इस जगह पे, -8 और 6 है ना, ये रही। अच्छा 5 -7, ठीक है, 5 -7 देख लेते हैं। चलो 5 -7, 5 क्या है, 5 हमारा प्लस है और -7, 5 -7, 5 -7 ये रही 5 -7,
7, ठीक है। अच्छा, अब और देखते हैं और क्या है, तो 9 7, 9 और 7, तो 9 और 7, 9 ये रही, 7 ये रहा, ये रहा 9 और 7। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है -3 3, -3 3, -3 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहा हमारा, उसके बाद रहा 3 -7, तो 3 -7, चलो अब देख लेते हैं ज़रा कुछ ऐड करके इसको, यहाँ पे देख लेते हैं लाइंस को ऐड करके आपस में। चलो देखो क्या शेप बन गया, देख रहे हो। तो तुम मतलब तुम भी ऐसे कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि, अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने लाइंस को ये ऐड करा है वैसे ही तुम्हें भी ऐड करना है। कई बार होता है ना, इस पॉइंट्स के ना सर्टेन नाम होते हैं, जैसे मान लो ए रख दिया, बी रख दिया, ठीक है, सी रख दिया, देन डी रख दिया, ई रख दिया, तो उसी ऑर्डर में तुमको क्या करना होता है ना, मिलाना होता है, तब जा करके एक परफेक्ट शेप बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब देखो ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या देखना है कि अगर तुमसे ये यहाँ पे पूछ दिया जाए कि ये 8 तुम्हारी -8 6 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तुम क्या बोलोगे, तुम यहाँ पे बोलोगे कि ये जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब तुमसे मान लो पूछ दिया 5 - 7 जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो तुम बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब तुमसे पूछ दिया गया 9 और 7 जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, तो तुम बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बोल दिया -3 और -3 और 3 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम बोल देंगे आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर बोल दिया गया कि ये जो है 3 - 7 जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो हम बोल देंगे कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। 3 और ये -7 है, सॉरी माय बैड, -7, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हम लोग को है काम जो है आगे का करना होगा। अब आगे बात करते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस। अब यहाँ पे देख लो कि पॉइंट ऑन एक्सिस की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो याद रखना, क्या ध्यान में रखना है कि कोई पॉइंट, याद रखो, को पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देन वाई कोऑर्डिनेट बिकम 0। अगर मान लो कोई भी पॉइंट, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई 4 जो है हम इस एक्सिस पे ये लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू जो है वो 4 0 है। 4 0 क्यों है, क्योंकि y जो है y शुरुआत ही नहीं हुई है, y की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो y की शुरुआत नहीं हुई है तो x तो है, x कितनी है 4 है। तो हम सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे ही हम क्या कर रहे हैं, हम ये वैल्यू जो है लिख रहे हैं, और y की वैल्यू क्या है मेरी 0 है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को x एक्सिस पे हम पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि y कोऑर्डिनेट वहाँ पे क्या है, कंप्लीटली 0 है। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, जैसे मान लो 4 0 है या 3 0 है, तो हम यहाँ पे जैसे 3 0 यहाँ पॉइंट कर देंगे, 4 0 यहाँ पॉइंट कर देंगे, 9 0 यहाँ पॉइंट कर देंगे। मान लो -6 0 है तो -6 और 0 यहाँ पॉइंट आउट कर दिए, है ना। यहाँ पे अगर मान लो -4 और 0 कर दिया तो -4 और 0 यहाँ पॉइंट आउट कर दिए। उसी तरीके से अब मान लो कि कोई भी इंसान जो है वो तुमको ये बोलता है कि तुमको ना एक नंबर जो है आपकी जो y एक्सिस है उस पर पॉइंट आउट करनी है, तो बोलो ठीक है। अब मान लो उसने तुमसे कह दिया कि ये 5 जो है 5y जो है कितने 5 पे, तो इसका मतलब ये है कि x क्या है, x जो है 0 है, y क्या है 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 5 हो जाएगी। ये वाला जो पॉइंट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 5 हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये 0 - 3, तो ये क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट आउट कहाँ हो जाएगा, इस जगह पे होगा। और क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 है, सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू है, बस यही यहाँ पे कहा जा रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे याद रखना कि जब आपकी x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यहाँ पे याद रखेंगे कि जब आपकी x की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अप या डाउन मूव करेगा, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। वहीं अगर मान लीजिए कि y की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में या तो आप लेफ्ट जा सकते हो या तो आप राइट जा सकते हो इस एक्सिस पे, बस इतना ही ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब जो है यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपसे जो है ये पूछा गया, सपोज कीजिए, हाँ जी, आपसे ये पूछा गया कि वैल्यू दे दी गई 0
7, ठीक है, 0 7। अब आपको ये बताना है कि ये वैल्यू जो है अप जा रही है कि डाउन जा रही है। तो ध्यान से देखिएगा, पहली बात कि कौन से एक्सेस पे जाएगी, तो जाहिर सी बात है पहला वाला वैल्यू x का होता है, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे है। अब 7 आता है तो 7 आता है यानी हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ हो जाएगी, इस जगह पे हो जाएगी 0 7। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि -8 0, -8 0, तो -8 0, -8 क्या, x की वैल्यू यानी कि यहाँ, और 0 यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में y क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या था, x क्या था, 0 था। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा -3, ठीक है, 0 -3, ठीक है, क्या कहा, 0 -3, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, समझ में आ गई बात। और यहाँ पे चलिए एक और चीज़ ले लेते हैं, मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि 7 0, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ आ जाओगे। इस तरीके से आप ये जो हमारे डिफरेंट एक्सेस है इस पे आप वैल्यूज़ को जो है पॉइंट आउट कर सकते हो। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं प्लॉटिंग की। कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इसको हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। चलिए प्लॉट करते हैं। यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो है हमारी ऑरिजिन रही, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, कई बार बच्चे जो जिस तरह से मैं ग्राफ बना रही हूँ, जिस तरीके से मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करा है, आपको भी वैसे ही ड्रॉ करना है। कई बार बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ये नंबर ऊपर की ओर लिखना चाहिए या फिर ये नंबर जो है हमको आगे की ओर लिखना चाहिए। नहीं बच्चे, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ करी, याद रखिएगा कि आप नीचे साइड में जो है नंबर्स को ड्रॉ करोगे, ठीक है। और जब आपने वाई एक्सिस ड्रॉ करी, याद रखेंगे हमेशा अपने लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड है इधर ही आप नंबर जो है उसको आप क्या करेंगे, ड्रॉ करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे चलो एक एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे हमसे ये कहा गया -5 2, देखो -5 2, -5 बोले तो x की वैल्यू -5, तो -5 यहाँ आ गया, और 2 2 2 2 2 2 2 ये आ गई, -5 और ये 2। चलिए आगे बढ़ेंगे, -1 और 2, -1 और 2 ये रही, -1 2, ओके। नेक्स्ट आता है 2 6 2 6 2 6, ठीक है। अब आ गया -8 6 -8 6, देखे तो ये क्या आ गया। अब देखो, अब इसको जरा हम ये क्या करते हैं, जरा देखते हैं मिला करके। हाँ देखो, ये देखो इस तरीके से बन गया शेप, है ना। और अगर हमको यहाँ पे और भी क्या हमसे पूछा जा सकता है, हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में है। भाई साहब ये जो है फर्स्ट 2 और 6 जो 2 6 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाकी जितने हैं वो सब के सब सेकेंड क्वाड्रेंट में। बस हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम देखते हैं। ये देखो हमारे पास ना कुछ ना ये दिए गए हैं, देखो। अब जैसे यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका नंबर जरा हम लिखेंगे कि ये है हमारा -4 और ये हो गया 9, तो इसका नंबर क्या लिखेंगे, -4 और ये 9, इसका नाम रख देंगे, क्या रखेंगे, -4 और 9। चलिए इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे -9 5, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे, -7 5, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे, -3 3। इसका क्या नाम रखेंगे, -7 -6। इसका नाम क्या रखेंगे, -3 -6। याद रखना हमेशा, क्या याद रखना है, हमेशा क्या याद रखना है कि x की वैल्यू जो है वो पहले लिखेंगे। ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 -6, ये क्या हो गया 7 -6, ठीक है। ये क्या हो गया 3 3, ये क्या हो गया 7 5, ये क्या हो गया 9 5, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा देख लेते हैं 4 9, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, हमने लगभग सभी पॉइंट्स की जो है हमने क्या कर ली है, यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का हमने कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखो ज़रा कि तुमको नहीं लगता, ये देखो ए है, ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, डी को ई से मिलाया, ई को एफ से मिलाया, एफ को जी से, जी को एच से, एच को आई से, आई को जे से, जे को के को एल से और एल फिर ए से। अब देखो यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्या बन गया, एक घर बन गया, पूरा का पूरा एक घर बन गया। देखो तो यही चीज़ें ना जो है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होती है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैंने जब शुरुआत में तुमसे कहा ना कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अगर नाम तुमने अगर सुना होगा, तुमने कभी अगर देखा होगा कि किस तरीके से इलस्ट्रेटर वगैरह जो काम करता है, तो वहाँ पे ना ये सारी चीज़ें जो है वो होती है भाई, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो कुछ होमवर्क जो है ये क्या करने हैं, आप लोगों को घर से करने हैं खुद से। ठीक है, आगे बात करेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूला, देखो ये एक्चुअली आपके कोर्स में नहीं है, बट थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा बस एक छोटू सा आई डोंट नो, यहाँ पे बस सिंपल सी बात है, थोड़ा सा बस ध्यान रख लो। ठीक है, क्या है ध्यान बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है कि मतलब तुम बोलोगे अरे यार ये कुछ है, ये है क्या, ये है, मैं बोले हाँ यही है बस। चलो ध्यान देना कि जैसे तुमने बोला ना कि 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट जैसे तुमने प्लॉट करा, ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच कितनी दूरी है, 2 पॉइंट के बीच कितनी दूरी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कैसे हम करते हैं, याद रखेंगे ये चीज़ जो है कि भाई डी बोले तो डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या है, ये देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यस, ये देखो ये है चलो ये है x1, ठीक है, और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। बोले तो अलग अलग वैल्यू देख रहे हो ये। अब देखो ये जो है ना, ये x2 में से x1 को माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, और y2 में से y1 को माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो और इन दोनों को जोड़ दो। अब जैसे देखो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है 3, 4, तो जाहिर सी बात है ये x1 है और ये y1 है, और ये 7, 1 x2 और y2। तो हमको क्या करना है, 7 में से 3 को माइनस कर देना है, 7 में से 3 को माइनस किया उसका स्क्वायर किया, और 1 में से 4 को माइनस किया उसका स्क्वायर किया, तो 7 में से 3 जाएगी, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 में से -4 जाएगी, -3 हो जाएगी, इन दोनों का स्क्वायर करो, ये हो गया 16, ये हो गया 9। हाँ अरे भाई ये जो है √3, इसका जब स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, 16 9 25, अरे रे सॉरी ये 25, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई, माय बैड, 25 नहीं, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट हटेगी ना, रूट हटेगी, ये 5 हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसी तरीके से जो है यहाँ पे देखेंगे ये वाली पॉइंट। अब देखो यहाँ पे है हमारा 7 है, ओके, और हमारा क्या है, 7 है, -1 है, 7 है और क्या है, -1 है। ठीक है, ये अच्छे से नोट डाउन कर देती हूँ, 7 है और ये -1 है। ठीक है, तो 7 है, -1 है इसमें, और यहाँ पे 2 है, -2 और -6 है। तो याद रखो यहाँ पे हमने क्या किया, -2 बोले तो x2 है, इसमें से -7 को हमने क्या करा, माइनस करेंगे, तो याद रखो ये -2 तो -2 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ये हो गया 5 का स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो गया क्या, ये भी प्लस हो गया, तो ये 6 में से 1 गए, तो ये हो गया -5, और इस तरीके से 25 का स्क्वायर, और ये 25 हो गया, और ये भी 25 हो गया, 5 का स्क्वायर, तो 25 क्या हो गया, 50 हो गया। 50 को इसको सॉल्व करेंगे तो 5√2 यूनिट्स हो जाएगा। मतलब इस तरीके से जो है तुम उसको क्या करते हो, ये सॉल्व करते हो। ये देखो यही चीज़ जो है रही, तुमको नहीं लगता कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जो है लग रहा है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा ये चीज़ जो है वो यूज़ होती है, इसलिए हम लोगों ने ऊपर में जो है बौधायन अंकल, फिर तुम्हारे आर्यभट्ट हो गए, फिर ये क्या कहते हैं और कौन थे यार, वॉटेवर, तो उनका जो है हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब यही चीज़ जो है, बस ये वाला क्वेश्चन जो है तुम कर लोगे तो तुम प्रो हो जाओगे इसमें, बस यही चीज़ एडवांस है। आगे बढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑन द सेम एक्सिस पर अगर डिस्टेंस अगर होगी तो याद रखना कि देखो अब जैसे यहाँ पे देखो ये हमारा सेम एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये भी एक्स एक्सिस पे ध्यान से देखेंगे, इसके परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 - 2, ठीक नहीं, ये नहीं, अभी ये रिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी सेम एक्सिस कोऑर्डिनेट। अब देखो सेम एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे कि मान लो 2 पे तुमने क्या रखा, 2, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2, ठीक है, और ये क्या है 5 की वैल्यू, x की वैल्यू 5, और फिर यहाँ सॉरी
यहाँ पे x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू 5 और यहाँ y की वैल्यू -3। अब यहाँ पे जो है यानी कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ठीक है। अब इन दोनों का जब डिस्टेंस फॉर्मूला जब ये करेंगे तो 2 में से 2 जब माइनस करेंगे ब्रो तो 0 हो जाएगा ना। तो अब सीधे सीधे हमको किस पे काम करने का है, सीधे सीधे हम क्योंकि सेम है, देख रहे हो सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में हम x को इग्नोर कर देंगे और सीधे सीधे y का काम करेंगे। क्या करेंगे, 5 में से 3 गया, बाकी बचा कितना, बाकी बचा हमारा यहाँ पे ये देखो अब -3 है ना, -3, तो ये 5 और 3 ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 8, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, y देखो सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे फाइंड आउट किया करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन पॉइंट। रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये देखो, जैसे हम बोलते हैं ना कि अब जैसे तुम देख रहे हो, ये देखो कैमरा के आगे ये मेरी हाथ जो है इसका ठीक तुमको इमेज जो है वो दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो है 5 जो है इसका ठीक उल्टा रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि इधर 5 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। 5 पॉजिटिव है, लेकिन इधर 5 क्या दिखाई देगा, नेगेटिव में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, नेगेटिव में दिखाई देगा। बस इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में जो रिफ्लेक्शन जो है एक्स का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। वहीं अगर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसकी वैल्यू, 3 की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, सेम है, बस वाई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो बस इतना याद रखना कि वाई एक्सिस के ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में क्या होगा, तुम्हारे x की वैल्यू चेंज होगी और रिफ्लेक्शन इन वाई एक्स एक्सिस वहाँ y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहे जो कि ध्यान में रखने हैं। अगर मान लो x इज इक्वल टू वाई रहा तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, x और y जो है आपकी इक्वल हो जाएंगे वाई एक्स के, जैसे 4 ये देख ही रहे हो। लेकिन अगर मान लो x और y क्या है, इक्वल नहीं है, तो y इज इक्वल टू वाई और x नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। आगे कोलिनियर देख लेते हैं। कोलिनियर आप देखोगे इसमें कई बार क्या होता है कि एक ही आपकी क्वाड्रेंट में कई सारे पॉइंट्स जो है वो होते हैं, ठीक है। जब इसको लाइन में मिलाएंगे ना तो देखोगे एक ही लाइन पे कई सारे पॉइंट्स जो है वो मिलते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। अब एक कैसे चेक करेंगे तो देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट का नाम हमने ए दिया, इसका बी दिया, इसका सी दिया, इसका डी दिया। अब देखो कि ए बी सी सी डी इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा ये लाइन सेगमेंट ए डी होना चाहिए, बस। तो ये क्या है, ये हमारा कोलिनियर है क्योंकि इनका स्लोप्स जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट ये सबका स्लोप क्या है, इक्वल है, ठीक है जी। बस अब एक आ जाता है मिड पॉइंट वाला तो और भी ज़्यादा इजी है। मिड पॉइंट में हम देख लेंगे क्या है, मिड पॉइंट का मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेंटर वाला पॉइंट। एग्जैक्ट सेंटर वाला पॉइंट मतलब देखो ये हमारी ए बी लाइन है, इसका ठीक बीच वाला हिस्सा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 x2 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। अरे भाई मीडियन निकालनी है, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास देखो ये पॉइंट जिसका नाम है क्या है 2 4, इसका नाम क्या है 6 8। अब हमको इसका मिड पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 2 को 6 के साथ ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इस 4 को 8 के साथ ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये आ गया 4 6 जो कि ये रहा इसका मिड पॉइंट, बस हो गया। और इस तरीके से ये आपका कंप्लीट जो है चैप्टर होता है और ऑल ओवर ये आपका क्या रहा, ये आपके चैप्टर का सॉल्यूशन रहा। आप इसको जो है एक बार खुद से भी क्या करेंगे, कर लेंगे। ऑल्दो हमारी जो रेगुलर क्लास होती तो उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं आपको डिस्कस करवा देती कि कहाँ क्या कुछ कैसे करने हैं। यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, सो दैट कि मैं ये बोलूँगी कि आप इसके बेसिस पे आप ज़रूर से क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये चैप्टर जो है उसमें कॉन्सेप्ट भी नए नए हैं। हाँ, और मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या तुम्हें जो चीज़ें मैंने बताई आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहाँ कहाँ यूज़ होती है रियल लाइफ में, क्या तुम्हें पहले से पता था? अगर पता था वो भी बताना और नहीं पता था वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।